नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो प्रॉब्लम सामने दिखी थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो बुरी तरह से कोरोना ने झकझोरा था, उस असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ केंद्र सरकार सामने आई थी। लेकिन इस पैकेज को लेकर तमाम कंफ्यूजन है। वो बिजनेस करने वाले हों, नौकरी करने वाले हों या खेती मजदूर करने वाले हैं, आज सब जानना चाहते हैं कि पैकेज में उनके लिए क्या है, उन्हें क्या मिला। आमने सामने में इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे खास मेहमान हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। धन्यवाद जी। अनुराग जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि रविवार को 20 लाख करोड़ के पैकेज की लास्ट किस्त आई थी, लेकिन वो जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि उस पैकेज में आखिर मेरे लिए क्या है, वो किस तरीके से दूर होगा, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हर चीज लग रही है कि कर्ज कर्ज कर्ज। तो क्या आपको लगता है कि वैसा रिस्पांस नहीं मिला जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री ने की थी और जिस तरीके के रिस्पांस की अपेक्षा थी वो नहीं मिला? धन्यवाद अनुराधा जी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दो भाग में दूंगा। पहला, दुनिया इस संकट से गुजर रही है, देश भी गुजर रहा है, और माननीय मोदी जी ने देश को एक रास्ता दिखाया और मीडिया ने उसको जन जन तक पहुंचाया और देश के लोगों ने उसका पालन किया। और यही कारण है कि जहां दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस वाले देश हैं, उनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन इन 15 देशों में 83 टाइम्स ज़्यादा, 83 गुना ज़्यादा मृत्यु हुई है, 43 गुना ज़्यादा केसेस हैं। तो इस मुकाबले में भारत ने बहुत अच्छा किया, जिसके मैं देशवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मोदी जी की उन्होंने बात सुनी। अब जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, ये चिंता सारी दुनिया के देशों को है। मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है। पहले जान बचाई, फिर जहान, जान भी जहान भी। तो अब हमने अर्थव्यवस्था के लिए जो विषय उठाया 20,97,000 करोड़, किसको क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो 1,70,000 करोड़ का गरीबों के लिए पैकेज लाए। 80 करोड़ गरीबों को अनाज 3 महीने का मुफ्त में देने का काम मोदी सरकार ने किया। और जो 8 करोड़ अप्रवासी मजदूर हैं, उनको भी अनाज देने का निर्णय कर दिया 2 महीने के लिए। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपये हमने राज्य की सरकारों को आपदा राहत के लिए दिया। और जो 20 करोड़ 50 लाख जनधन खाता धारक है, उनके खाते में 41,000 करोड़ रुपया 2 महीने में हमने डाला। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया डाला। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, इनके खाते में, ऐसे 2.25 करोड़ लोगों के खाते में 2,800 करोड़ रुपया हमने डाला है। और जो गृहिणी है, उसको गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का काम 7 करोड़ से ज़्यादा बहनों को किया, 9,000 करोड़ रुपया उनको दिया है। EPF का पैसा हमने जमा कराया लोगों का, जो 100 से कम जिनके लोग काम करते थे, उनका पैसा केंद्र सरकार ने 24% पैसा केंद्र सरकार ने जमा कराया जी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड, मिनरल फंड में से पैसा राज्यों को कहा कि आप इनको दीजिए। अब अप्रवासी मजदूर जब वापस गया तो उसके जाने की व्यवस्था के लिए भी 85% रेल का भाड़ा मोदी सरकार ने वहन किया। खाना और पानी मुफ्त में दिया। अब गांव में वापस जाएगा तो मनरेगा, 1 लाख करोड़ रुपए का मनरेगा का बजट आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूपीए के समय 30,000 करोड़ मुश्किल से खर्च होता था, हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं जी। ये हमने किया है। दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 की। फिर इनकम टैक्स रिफंड हमने 16,84,000 इनकम टैक्स एसएससी को हमने 26,242 करोड़ रुपया वापस किया। 25% TDS TCS में कटौती की, 50,000 करोड़ का अलग से फायदा मिलेगा। मॉरेटोरियम यानी कि आपको अपने ब्याज की जो किस्त वापस करनी थी, हमने उसको भी आपको 6 महीने की मोहलत दे दी। तो आपके हाथ में तो पैसा आया, लिया नहीं जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि हमने पैसा दिया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, शायद जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने किया, चाहे अमेरिका ने किया, चाहे इंग्लैंड ने किया, कि जो
जो लोग कामगर थे और खास करके अर्बन पुअर थे या जो लोग सैलरीड क्लास थे, रिफॉर्म्स की जगह उनके खातों में पैसा डाला गया, उनकी सैलरी डाली गई। तो आपको लगता है कि इतना सारा जो ये 20 लाख करोड़ का जो बजट था उसमें बहुत सारी चीजें करने के बजाय अगर लोगों के खातों में सैलरी डाली गई होती तो फिर वो जो इकोनॉमी का जो चक्का जो रुका वो चलता रहता? मुझे लगता है ये बहुत ही खराब सुझाव है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाकी देशों की तुलना भी करके देखेंगे तो भारत ने भी पैकेज उसी दिशा में दिया है। 10% जीडीपी का दिया है। जो कल तक 5% देने की बात करते थे, हमने 10% देकर करके दिखाया कि मोदी जी कर सकते हैं। और जिस गरीब को जरूरत थी उसके खाते में पैसा भी डाला। वो घर पे बैठ के उसकी थाली में अनाज देने का काम किया है, तो साथ में मनरेगा में रोजगार देने का काम किया। लेकिन छोटे उद्योगों को, व्यवसाय करने वालों को कहा कि अपनी नौकरी से मत निकालिए, तो 20% वर्किंग कैपिटल उनको देने का काम भारत सरकार ने 100% उसका गारंटी भारत सरकार ने दी है। लोगों से गारंटी नहीं मांगी है। और उसको 3 लाख करोड़ रुपया व्यापार व्यवसाय करने वाले कर्ज की बात हो रही है जी। लोग कह रहे हैं कि फिस्कल स्टिमुलस देने की जरूरत थी, ना कि कर्ज देने की। अनुराधा जी, जो 25% टीडीएस में कटौती है वो आपकी बजट, वो आपके पास कैश ही है। अगर आप रिफंड हमने पैसा किया तो कैश के रूप में आया। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर 74,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया तो वो आया। अगर हमने आपके ब्याज की किस्तें 6 महीने विलंब कर दी तो आपके पास पैसा ही आया। अगर 3 लाख करोड़ रुपया अगर आपको बगैर गारंटी, बगैर कोलेट्रल के मिल रहा है तो भारत सरकार पैसा ही दे रही है, जिसकी गारंटी पूरी हम ले रहे हैं। अच्छा, अब नोट को आप ऐसे देखें, एक तरफ महात्मा गांधी जी नजर आएंगे, एक तरफ नहीं नजर आएंगे, लेकिन है वो नोट ही है। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा, वित्त मंत्री ने, कि बैंक्स जो हैं वो लोगों को कर्ज दें। कर्ज की बात या लोन की बात जब आ रही है और कह रहे हैं कि बिना डर, 3 डर जो उन्होंने 3 C's की बात की कि सीवीसी, सीएजी और सीबीआई, इनके डर के बिना दे। तो क्या आपको लगता है कि इनके डर के कारण कहीं ना कहीं पिछले 6 साल में इकोनॉमी में एक धक्का लगा था? देखिए, अगर आप पिछले 6 साल के आंकड़े देखेंगे तो जहां यूपीए छोड़कर गई थी वहां की बजाय हमने पहले 5 वर्षों में 7.5% औसतन विकास दर दी। आप कृपया आंकड़े चेक कर लीजिए। यूपीए बैंकों को कंगाल करके गई थी क्योंकि एनपीए उनके समय हुए जो उन्होंने पैसा फोन पर बांटा था। हमने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का किया, रिकैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ की बैंकों की, बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला और बैंकों को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। अब उनकी कंसोलिडेशन करने के लिए उनका विलयीकरण करवाया है, बैंकों को मजबूत बनाया है। और हमने इसीलिए, जब आपकी बात आती कि सभी के खाते में नकद क्यों नहीं डाल देते, ये जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आज कहते हैं कि खातों में पैसा डालो, अरे 70 साल तो आप लोग खाता नहीं खुलवा पाए। खाता भी मोदी जी को आके 40 करोड़ लोगों के खुलवाने पड़े। डीबीटी हम लोगों ने शुरू की, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और उसमें भी लाखों करोड़ रुपया बचा है। तो भ्रष्टाचार जो पूर्व के समय होता था हमने उसको रोका है। लाखों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार का पैसा नहीं, बचा है। मेरा ये हम लोगों ने सिस्टम तय किया। मेरा सवाल, पारदर्शिता, जवाबदेही हम लोग लेकर आए हैं। 3 C's की बात मैंने की, जो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने किया, निर्मला जी ने। ये 3 C's की बात क्यों आई? क्योंकि करप्शन कांग्रेस के समय, यूपीए के समय हुई, तब जाकर सीएजी, सीबीआई और सीवीसी इनका डर पैदा हुआ। अगर उस समय गलत कार्य ना होते तो बैंकों की व्यवस्था ऐसी बुरी हालत भी ना होती और ना हमें उसमें पैसा डालने की आवश्यकता। लेकिन हमने सिस्टम को सुधारने का काम किया। कांग्रेस ने लोगों की निर्भरता अपने ऊपर बनाई थी, इसलिए देश में लोग गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा थे। हमने 6 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर ज्यादा निकाले हैं। ये सरकारी आंकड़े ये गरीबी रेखा की बात है, वो तो आया था कि पिछले 6 साल में गरीब और गरीब हो गए। बट एनीवे, उस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे अनुराग जी यही है कि क्या अब आगे जो 3 C's की बात हुई है, क्या सीएजी, सीवीसी और सीबीआई अलग तरीके से देखेगी लोगों को? कुछ लॉज में बदलाव करेंगे? मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मैं स्पष्ट कर दूं,
हमने 2 दिन पहले ही सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडीज और सीईओ से बात की और उनको निर्देश दिए हैं कि लोगों तक पैसा अगले हफ्ते से पहुंचाना शुरू कर दें और 1 जून को रिपोर्टिंग होगी देश की किस ब्रांच में कितने लोगों को पैसा दिया है। व्यवसाय व्यापार करने वाले और जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग वाले उनके लिए भी उन सबको जानकारी देनी पड़ेगी। और हमने ये भी कहा है अगर आपका बिजनेस इंटरेस्ट में साफ तरीके से अगर निर्णय किया है तो इंटरनल कमेटी से आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, बैंक ही तो उसको देखेगा। सीबीआई सीवीसी तक तो वो केस जाएगा जहां पे मैलाफाइड नजर आएगा। ये बड़ा क्लियर उनको किया और बैंकों वालों में आत्मविश्वास बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर अब देखा है कि अगर सरकार भी ईमानदारी से काम करती है तो हमारे बैंकों के लोगों ने बहुत काम किया है कोविड-19 के समय भी, और जब मोदी जी ने जनधन खाते खोलने की बात की थी तब भी बैंक के कर्मचारी अधिकारियों ने पूरे देश भर में शानदार काम किया था। अब इस समय भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बैंक के लोग और अच्छा काम करेंगे। तो मतलब बैंक के जो बैंकर्स हैं उनका डर आप हटा रहे हैं बिल्कुल? उनके ऊपर जो एक डर था, भय था, जिसके कारण वो शायद लोन देने में डर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर भी चार्जेस लग जा रहे थे, तो उनको आप खत्म कर रहे हैं बिल्कुल? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं कि हमने 2014 से पहले कहा था भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे और 6 वर्षों में मोदी जी की सरकार में कोई घोटाला भी नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, सिस्टम्स को सुधारना बहुत आवश्यक था, देश हित में हमने वो किया। अब सब लोगों की समझ में आ गया घोटाला नहीं होगा, तो इसी के चलते सबको पता कि सिस्टम्स नए बन गए, अच्छे बन गए और लोगों को जो प्रोटेक्शन चाहिए थी अच्छा काम करने वालों को दे दी गई है। एक बात बताइए, मसलन अगर कोई जेन्युइन लोन भी ले, जैसे अब जो बिजनेस कम हो रहे हैं, बिजनेस साइकिल्स जो है वो लोगों के बिल्कुल ऊपर नीचे हो गए हैं, अगर इकोनॉमी में गिरावट है और अगर किसी ने अभी बैंक लोन लिया और वो बाद में एनपीए हो जाता है तो उसका खामियाजा किसके ऊपर जाएगा? देखिए, बैंक का काम ही रिस्क इंडस्ट्री है, एक तरह की है और दुनिया भर में होता है। अब आप मान लीजिए तेल के कुआं खोदना है, उसके लिए किसी को पैसा दिया तो वो तो ना आपको पता है ना सरकार को ना खुदाई करने वाले को कि तेल या गैस निकलेगी नहीं निकलेगी, उसमें क्या कर सकते हो आप। और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट हैं 25 साल के, उसका आप 3 महीने के अंदर कैसे तय कर दोगे कि रिकवरी नहीं आई तो बैंकरप्ट हो या एक खाता एनपीए हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ बदलाव वहां पर भी आवश्यकता है और कुछ बदलाव कामकाज के तरीके में भी है। रिस्क असेसमेंट के नए तरीके तय किए गए हैं और उसमें ये सर्वहारी कमेटी जो बनी है इसको लेकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है क्योंकि अगर इकोनॉमी को अगर उस तरीके से इंसुलेट नहीं किया जाएगा तो इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती और बैंकों को इंसुलेट करना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए कि जो कुछ सर्विस सेक्टर है अनुराग जी, खास करके होटल इंडस्ट्री हो या सर्विसेज की तरफ से जो हो, वो बहुत ही मायूस हैं क्योंकि उनका बिजनेस तो बिल्कुल ही रुक गया। अब उन्हें और ना उनमें क्षमता है कि वो लोन ले सके, तो उनको आप कैसे रिवाइव करेंगे? अनुराधा जी, 2 बातें हैं। एक तो वातावरण ठीक बनाना, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना ताकि बाकी सारे काम भी ठीक होने शुरू हो जाए। जैसे हमने एविएशन खोल दिया, हवाई जहाज शुरू हो गए, रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी, अब होटल अपने आप चाहिए होंगे, इनको भी खोल दिया जाएगा। एक के बाद दूसरा कदम उठाया, जो आवश्यक था उसको सबसे पहले, फिर उसके अगला चरण, फिर उससे अगला चरण। और जिनको नुकसान हुआ है उनको ये 3 लाख करोड़ वाले सिस्टम में भी वो आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यापार करने वाले उस कैटेगरी में आएंगे जिनकी 25 करोड़ तक की लिमिट है और 100 करोड़ से नीचे का व्यापार है। जी जी जी। अच्छा, चाहे वो होटल वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, टूरिज्म इंडस्ट्री वाला हो, सारे उसी में कवर हो जाते हैं अनुराधा जी। ये केवल मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए नहीं है, ये बाकी व्यवसायों के लिए भी पैसा है। एक बात बताइए अनुराग जी कि एविएशन खोला गया, लेकिन अब बहुत जगह की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी फ्लाइट आएगी तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब अगर किसी आदमी का, व्यक्ति का काम है, वो दिल्ली से जम्मू गया, उसका दिन भर का काम है, अगर उसको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़े तो वो कैसे करेगा? तो आपको क्या लगता है कि ये जो एविएशन खोला गया, एविएशन सेक्टर, इसमें जो स्टेट्स थे उनसे बातचीत नहीं की गई, उन स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं की? क्योंकि अब
आपने तो एविएशन खोल दिया, लेकिन वहां पर इस तरीके की अड़चनें आ रही हैं। अनुराधा जी, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और लॉकडाउन 4 में उनको पूरे अधिकार दिए गए। कौन राज्य चाहता है, किस तरह से चाहता है, उसको तय करना है। हमने हवाई जहाज की सुविधा दे दी है, राज्यों को इस पर निर्णय करने चाहिए। अच्छा, ये बताइए अनुराग जी कि जब आप लोगों की मीटिंग्स हुई थी इकोनॉमी के ऊपर और अर्थशास्त्र के, कि किस तरीके की पैकेज की बात करें और के, तो निर्मला जी का एक स्टेटमेंट कहीं आया था कि इस बात पर विचार हुआ था कि डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसा डाला जाए। ऐसे कुछ विचार आया था क्या? देखिए, बात यह है कि सोच की बात है। हम सदा यही सोचते हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और यही बड़ा कारण है कि एक तरीका है कि आपकी किसी की थाली में मछली परोस दें, दूसरा कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें और अपना खाने का इंतजाम खुद करें। आप बताइए बेहतर तरीका कौन सा है? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि इस पैकेज में रिफॉर्म्स ज्यादा थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 137 करोड़ नहीं, 137 करोड़ के देश में क्या होना चाहिए? जिनको खातों में जरूरत थी, हमने सबके खातों में 41 करोड़ लोगों के खाते में 52,600 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। और उसके अलावा जो हजारों करोड़ अलग से दिए हैं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 74 करोड़ की बात हो, या फिर बाकी पैसा जो बाकी बेनिफिशियरीज को दिया। मैं दूसरा या रिफॉर्म्स पे मैं आ रही थी कि लोग ये कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत इतनी अगर थी तो 6 साल से आपकी सरकार है और बहुमत वाली सरकार है, तो इन रिफॉर्म्स का प्रोसेस इतना पुश होने के बाद क्यों पहले ही क्यों नहीं कर दिया गया? मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने सवाल पूछा। जो बैंकों का बेड़ा गर्क यूपीए करके गई थी, उसके लिए हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाए। 221 केसों में 44% ज्यादा रिकवरी हुई। 5 लाख करोड़ के केसेस एडमिशन स्टेज से पहले रिजॉल्व हो गए, बैंकों को लाभ हुआ। ये हम लोग लेकर आए। जीएसटी हम लोग लाए जो कई वर्षों तक नहीं हो पाया। हजारों केसेस, हजारों कानून रविशंकर प्रसाद जी ने खत्म किए मोदी जी की सरकार में, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। किसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एपीएमसी एक्ट में बेचारा सामान नहीं बेच सकता था आड़ती के बिना या मंडी के बिना। आज वो देश में कहीं पे भी सामान बेच सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए हम उसके फार्म गेट पर दे रहे हैं, ताकि 1 लाख करोड़ का आधारभूत ढांचा बनेगा तो उसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट की होगी, वहां फैक्ट्रियां लगेंगी, उसको रोजगार भी मिलेगा। आप लोगों ने जो पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज लेके आए, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? फिस्कल पैकेज या रिफॉर्मिस्ट पैकेज? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने पैसा तो दे दिया काम करने के लिए। मान लीजिए आज हमने 20% ज्यादा आपको काम धंधा करने के लिए वर्किंग कैपिटल दे दी। जो एनपीए के खाता वाले थे उनको भी 15% इक्विटी देने के लिए हमने पैसा 30,000 करोड़ अलग से दे दिया, जिसके 75 लाख तक मैक्सिमम एक व्यक्ति को मिलेगा अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए। ऐसे हमने एनबीएफसी और बाकियों को पैसा देने, उनके माध्यम से अलग से स्कीमें ले आए। लेकिन जब तक आप अवसर नहीं ज्यादा देंगे, अब कोयला विदेश से लाने की बजाय अगर हिंदुस्तान में खुदाई हो सकती तो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? डिफेंस में आप आर्म्स एम्युनिशन इंपोर्ट करते हैं, हथियार। हमने कहा 49 की बजाय 74% यहां पर विदेशी पूंजी निवेश होगा और लिस्ट ऑफ वेपन्स बनेगी, कौन से हथियार हिंदुस्तान में बनेंगे, वो विदेश से नहीं आएंगे। इससे हिंदुस्तान में फायदा मिलेगा। एयर स्पेस को हमने खोला है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट रविशंकर जी तय करेंगे टेलीकॉम वाली कंपनी कौन सी भेजेंगे, तो वो जाकर किसको लाभ मिलेगा? हिंदुस्तान की कंपनियों को। और एमएसएमई की परिभाषा बदलने के लिए देश को 30 साल लग गए। आज उसके हमने इतने पंख लगाए हैं कि वो 5 गुना ज्यादा अपना विकास कर पाएगा, अपनी टर्नओवर ज्यादा कर पाएगा। अनुराधा जी, 2020 को इतिहास के लिए रिफॉर्म्स में जाना जाएगा और इसके कारण रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार के नए अवसर और नए आयाम स्थापित होंगे। आज मेरे लिख कर ले लीजिए। नहीं, वो तो हम देखेंगे, ऑब्वियसली वी विल सी दैट हाउ इट स्पैन्स आउट। लेकिन एक बात बताइए कि अर्बन पुअर्स के लिए जो लोग ये मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं उनको, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी भर गई है कि वो वापस नहीं आना चाहेंगे। तो उसको आप लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो कि उनकी वो इनसिक्योरिटी खत्म हो और वो वापस आके काम में लगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज इंडस्ट्री को काम करने वालों की आवश्यकता है और मैं धन्यवादी हूं, कम से कम मेरे श्रमिकों का
राष्ट्र निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका आज लोगों को पता तो चल पा रहा है। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, देश के किसी कोने से, चाहे हिमाचल से चलकर आया हो, उसके प्रति होस्ट स्टेट की और होम स्टेट की क्या जिम्मेदारी आज उनको पता तो होना चाहिए। क्या मुंबई से मजदूर वापस चला जाएगा तो क्या मुंबई का गुजारा होगा? आखिरकार स्थानीय सरकारों को जो होस्ट स्टेट है उसने काम करने वाले का ध्यान क्यों नहीं रखा? या जो होम स्टेट है, मान लीजिए बंगाल या छत्तीसगढ़ में ट्रेनें नहीं दी गई तो वहां के लोग पूछेंगे क्यों नहीं दी गई। इसलिए मेरा मानना है हमने तो उनके लिए किया, तो क्या राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? जो इंडस्ट्री चलाता है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर 20% हम एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं तो क्या लेकिन इंडस्ट्री काम देने वाले को उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम लोगों ने खुद भी बहुत इंटरव्यूज किए और जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं वो कह रहे हैं कि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम सैलरी कैसे देंगे? अगर हमारा रेवेन्यू का साइकिल ही टूट गया है तो हम लोगों को कैसे सैलरी देंगे? धन्यवाद अनुराधा जी। आज आप चैनल चला रही हैं, रेवेन्यू का साइकिल आपका भी कम हुआ होगा, एडवर्टाइजमेंट का, तनख्वाह तो आप भी दे रही होंगी। केंद्र सरकार का रेवेन्यू भी नाम मात्र है, जीएसटी से कुछ नहीं आया, इनकम टैक्स से कुछ नहीं आया। हमने राज्यों को भी दिया, सारे कर्मचारियों की और अधिकारियों की तनख्वाह भी दी, और राज्यों को उनके हिस्से से ज़्यादा देने का काम किया है, ये केंद्र सरकार ने किया है। तो वही जिम्मेदारी आज चाहे टीवी चैनल्स के मालिक हों या उद्योगपति हों, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि संकट की घड़ी में हमारे साथी भारतीयों को, जिन्होंने अब सबको यहां तक पहुंचने का अवसर दिया, उनकी मदद करें, क्योंकि भारत सरकार ने भी कर्जा लेकर आपकी मदद करने का काम किया है। अच्छा, 4.25 लाख करोड़ पे हम इस साल ज्यादा कर्जा ले रहे हैं, और हमने बैंकों से भी आपको ज्यादा पैसा दिलाने का काम किया है जी। तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? एक बात बताइए, देना चाहिए तनख्वाह कि नहीं देनी चाहिए? एक बात बताइए, आप अनुराधा जी से सहमत हैं कि नहीं देनी चाहिए? देखिए अनुराधा जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूं कि जब तक आपके पास रेवेन्यू होगा आप किसी तरीके से खींचतान करके करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ का रेवेन्यू साइकिल इतना नहीं होता है कि आप 6 महीने तक चला सके। आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपको इतने पैसे निकालने के लिए वो साइकिल में आना पड़ता है। अगर साइकिल रुक गई है तो कोई कैसे करेगा? कर्ज लेगा और कर्ज लेगा, एनपीए होगा, उसके बाद कहां जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 24 मार्च तक सारी दुनिया ने काम किया। उसके अलावा भी आपके कोविड वॉरियर, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, वेल्डर हो, गाड़ी चलाने वाला, सब लोग काम पे लगे हुए थे। उनका तो बनता ही था, उसको मिलना भी चाहिए। केवल अप्रैल महीने में आपका पूरा खाली गया और मई महीने में भी आपके 2 हफ्ते खाली गए। लेकिन तो अनुराग किसी भी कामकाज में क्या 1.5 महीने की मंदी कभी नहीं आती? उस पे अभी हम लोग चूंकि कोविड-19 तो की बात कर रहे हैं, आपसे देखिए इकोनॉमी की तो बुरी हालत पिछले 2 साल से शुरू ही हो चुकी थी। ऐसा नहीं था, इकोनॉमी का धक्का तो हर सेक्टर को, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, उसके बाद वो लग ही चुका था। वो धीरे धीरे साइकिल पे आ रही थी और अब उसके बाद कोविड-19 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं पता आप किन लोगों के संपर्क में हैं जिनको जीएसटी एक खराब रिफॉर्म लगती है। दुनिया भर के लोगों को, हिंदुस्तान की कंपनियों को, व्यापारियों को लगा। मैं खराब रिफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ। उसमें बड़ा ये स्पष्ट है अनुराधा जी, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि जहां इतने कर लगते थे अब 1 कर लगता है, उससे पारदर्शिता आई, और यही कारण है कि आज के समय में भी ये सब संभव हो पाया। डिमोनेटाइजेशन आप देश के किसी गरीब व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से पूछिए जो ईमानदारी के साथ टैक्स देता होगा, उसको लगता है चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमने की है। जहां तक देश को जरूरत थी हमने बैंकों का उसमें रिकैपिटलाइजेशन भी की, और अब लोगों को आवश्यकता, काम धंधा करने वालों को, तो उनको भी पैसा दे रहे हैं। हम सदा देश के ईमानदार लोगों के साथ खड़े हैं, सदा खड़े रहेंगे। अभी तक तो इतने कदम उठाए हैं, आगे और भी उठाने पड़ेंगे, तो उससे ज्यादा उठाएंगे, कोई कमी इसमें नहीं आने देंगे। तो आपने ये बात का विश्वास मैं आपके चैनल पर दिलाकर जा रहा हूं। क्या इस तरीके की बातें भी हैं कि हो सकता है कुछ और पैकेजेस आ सके, कुछ और फिस्कल स्टिमुलस देने की बात हो? क्या इसके लिए सरकार ओपन है? अनाउंसमेंट्स पर कुछ समय के लिए विराम हो सकता है, लेकिन एक्शन जारी रहेगा। अगर कोविड-19 से लड़ने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, अर्थव्यवस्था को और तेजी से लाने के लिए किसी भी तरह के कदम उठाने की आवश्यकता होगी, तो भारत सरकार न कभी पहले पीछे हटी है
और ना आगे हटेगी। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा होना है। हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आए हैं और अगले 5 वर्षों में पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा करेंगे। चलिए, कोई कदम पीछे नहीं बल्कि आगे ही बढ़ेंगे। जी, अनुराग ठाकुर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने व्यस्त समय के बावजूद, इतने सीनियर होने के बावजूद आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुराग जी। तो ये थे आमने सामने में अनुराग ठाकुर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।